कैसे स्टूडेंट्स आप लोग। देखिए ध्यान से, जैसा कि आपको मालूम है हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है 12th नीट और आईआईटी सीरीज चल रही है हमारी। तो एक दो दिन हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए, थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने सॉल्यूशन का लेक्चर फर्स्ट डिस्कस किया था, आपको सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और लेक्चर सेकंड यानी कंसंट्रेशन वगैरह भी हमने डिस्कस कर दी थी। आज इसी लेक्चर फर्स्ट और सेकंड पर हम आपको साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं, जिनको आप जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, मेरे को क्वेश्चन भी लिखना होगा, तभी आपको समझ में क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 1 है द साइज। क्वेश्चन कहता है वो द साइज, साइज से मतलब है डायामीटर से। द साइज यानी कि डायामीटर, डायामीटर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ द solute particle in solution of the solute particle in solution is less than देखिए ध्यान से, ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये आया आपका 1999 में, ठीक है बच्चों। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से। देखिए कैसे आया। ए ऑप्शन है 10 की पावर -5 मीटर, और बी ऑप्शन है आपके पास 10 की पावर -7 मीटर। सी ऑप्शन है 10 की पावर -9 मीटर, और डी ऑप्शन है आपके पास 10 की पावर -10 मीटर बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द साइज, यानी कि साइज को उसने रेडियस की टर्म में नहीं, डायमीटर की टर्म में लिया, ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन आपको मालूम है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था, एक तो सॉल्यूट, ठीक है ना, प्लस सॉल्वेंट। ये भी आपको मालूम है कि सॉल्यूट लेस होता है, लेस अमाउंट में, और ये लार्ज अमाउंट में होता है। बात क्लियर। तो उसने कहा है द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन इज लेस देन। देखिए जो सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो बेटा होता है 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। और आपको मालूम है 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। यानी कि जो सोल्यूट पार्टिकल का साइज होता है सॉल्यूशन में, वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। और हमें ऑप्शंस दिए हैं मीटर में, तो हमारे पास 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। तो आपको ये लर्न रखना है, ये याद रखना है, बेसिक क्वेश्चंस है। तो हमने बेसिक से ही आपका चैप्टर ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट किया है, तो ये आप अपनी कॉपी में भी नोट करते रहिएगा, देखिएगा। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस चैप्टर के सॉल्यूशन वाले चैप्टर के जैसे जैसे मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराता रहूंगा। और कम से कम मान के चलिए हमारी प्लानिंग है 100 से 150 क्वेश्चन इसी चैप्टर के करने की बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, देखिएगा, विच ऑफ द following statement is not correct बच्चों। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन कहता है 1 ppm फ्लोराइड आयन, बेटा 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ
टूथ डीके। मैं आपको एक एक ऑप्शन समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं। और देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव से आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। कुछ बायोलॉजिकल पॉइंट भी आते हैं, कुछ फिजिकल पॉइंट भी आते हैं, बहुत सारे क्लियर होते हैं। जो हम 12th का पढ़ते हैं वो तो एक जनरल पढ़ते हैं और साथ साथ क्वेश्चन करते रहते हैं, एग्जाम में वही आ जाता है। लेकिन कंपटीशन एक ऐसी चीज है जिससे आपको आजू बाजू की बहुत नॉलेज मिलती है और यही क्वेश्चन आते हैं। अगर ये आप ठीक कर लेते हैं तो कल को आप आईएएस की, पीसीएस की या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के और वो इजीली कर लेंगे। ये नीट आईआईटी में तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, वो कहता है 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर causes teeth to become mottled, teeth to become mottled। अभी बताऊंगा बेटा, MOTTLED। ये mottled वर्ड कहां से आया है, ठीक है ना। देखिए सी ऑप्शन, देखिए सी कहता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन एक्ट एज ए पॉइजन फॉर रैट। वो कहता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन एक्ट एज ए पॉइजन फॉर रैट के लिए ये एक पॉइजन का वर्क करता है। देखिए डी ऑप्शन कहता है बेटा इंटरवीनस इंजेक्शन शुड हैव, देखिए इंटरवीनस इंजेक्शन शुड हैव इंटरवीनस इंजेक्शन शुड हैव लोअर आयोनिक कंसंट्रेशन, लोअर आयोनिक कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ आवर ब्लड प्लाज्मा, देन दैट ऑफ आवर ब्लड प्लाज्मा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, आपके यहाँ आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चंस है और ये नीट में भी आ सकता है क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन हुआ ये। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। वो कहता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या 1 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए मैंने आपको कंसंट्रेशन निकलवाई थी, नॉर्मलिटी पढ़ाई, मोलरिटी पढ़ाई, मोललिटी पढ़ाई और कंसंट्रेशन इन ppm में भी पढ़ाया। और मैंने ppm के बारे में क्या बोला था कि जब सोल्यूट सॉल्यूशन में बहुत लेस अमाउंट में हो, बहुत कम हो, तो हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ppm में निकालते हैं। तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इन ppm इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 आपको पढ़ाया था। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास है 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन H2O प्रिवेंट टूथ डीके। देखिए टूथ डीके का मतलब होता है जो हमारे टीथ होते हैं, दांतों का टूटना, दांतों का क्रैक होना। देखिए आपने देखा होगा जब हम लोगों के टीथ में फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो हमारे दांत, हमारे टीथ धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। इनके ऊपर की जो व्हाइटनेस है, इनेमल है, इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए टीथ के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको इनेमल बोलते हैं और दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट हमारे टीथ का इनेमल ही होता है और वो इनेमल धीरे धीरे डैमेज होने लगता है अगर हमारे टीथ के अंदर, वाटर के अंदर जो हम पानी पीते हैं उसमें फ्लोराइड की कमी
हो जाए, फ्लोराइड की कमी हो जाए, यानी कि 1 ppm फ्लोराइड आयन इन H2O प्रिवेंट टूथ डीके। अगर हमारे पानी में 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, फ्लोराइड है तो वो हमारे दांतों को टूटने से, ब्रेक होने से, हमारे एनिमल को डैमेज होने से बचाता है। ये ऑप्शन ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन H2O कॉजेज टीथ बिकम मोटल्ड। अगर देखिएगा, अगर 1.5 से ज्यादा ppm हो गया, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 1.5 ppm, अगर 1 के आसपास है तो वो हमारे लिए यूजफुल है। अगर 1.5 से ज्यादा हो गया ppm कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड हमारे वाटर में, तो फिर क्या होता है, हमारे जो टीथ होते हैं वो मोटल्ड हो जाते हैं। मोटल्ड का मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अपनी शेप को वो खो देते हैं, अपनी शेप को वो लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन आयन एक्ट एज ए पॉइजन फॉर रैट, एक्ट एज ए पॉइजन फॉर रैट। देखिए ये रैट, चूहों के लिए, रैट के लिए पॉइजन का वर्क करता है फ्लोराइड की हायर कंसंट्रेशन। आपने देखा होगा जो रेट किलर होते हैं, रेट किलर कॉपर सल्फेट का बना होता है प्लस कॉपर फ्लोराइड का बना होता है, कॉपर फ्लोराइड का, तो उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है, वो रेट के लिए पॉइजन का वर्क करती है। ये भी आंसर राइट है। नेक्स्ट देखिए, इंटरवीनस इंजेक्शन शुड हैव लोअर आयोनिक कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ आवर ब्लड प्लाज्मा। पहली बात तो आप समझिए इंटरवीनस इंजेक्शन क्या होता है, ये मैं समझाता हूं आपको। देखिए इंटरवीनस इंजेक्शन क्या होते हैं, आपने देखा होगा जब डॉक्टर हमारी बॉडी में इंजेक्शन लगाता है तो 2 तरह के इंजेक्शन होते हैं। एक तो बच्चों होते हैं इंट्रामस्कुलर, क्या होते हैं बच्चों, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होते हैं कि वो नॉर्मली हमारी बॉडी में कहीं भी लगा देते हैं, बटक पर लगा देते हैं या हैंड पर लगा देते हैं, ऐसे ही नॉर्मली लगा देते हैं, टिश्यूज में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं बच्चों, टिश्यूज, जिसको हम ऊतक कहते हैं, उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। लेकिन एक होते हैं इंटरवीनस इंजेक्शन। इंटरवीनस इंजेक्शन क्या होते हैं, जो हमारी वेन को, हमारी नस को, नस के अंदर लगाया जाता है, उसको इंटरवीनस कहते हैं इंजेक्शन को बेटा। जैसे ड्रिप लगती है, ड्रिप भी हमारी नस के अंदर लगाई जाती है, वेन के अंदर लगाई जाती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन। शुड हैव लोअर आयोनिक कंसंट्रेशन दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। देखिए हमारे अंदर जो ब्लड होता है, सुनिए ध्यान से, जो ब्लड होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो प्लाज्मा से मिलकर बनता है और एक हमारे अंदर ब्लड जो बनता है उसमें वाटर होता है। ब्लड के अंदर 2 चीजें होती है, एक प्लाज्मा और एक वाटर होते हैं, और फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी बहुत सारी चीजें होती है, इयोसाइनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हमारे ब्लड में इंजेक्शन लगाया जाता है इंट्रावीनस, तो वो कहता है कि उस इंट्रावीनस इंजेक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है प्लाज्मा से। क्या होती है, कम होती है प्लाज्मा से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो प्लाज्मा से कम हो गई तो आपको बताऊं ऑस्मोसिस हो जाएगा, प्रासरण हो जाएगा। आपको मालूम है ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। आज ही मैंने आपको क्लास में पढ़ाया सॉल्यूशन में, ऑस्मोसिस कहां होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ये आंसर ठीक नहीं है। आई बात समझ, ये ही नॉट करेक्ट है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इंटरवीनस इंजेक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है वो प्लाज्मा के इक्वल होती है, प्लाज्मा के बराबर होती है, कभी भी लोअर नहीं होती, कंसंट्रेशन कभी भी लोअर नहीं होती। तो बच्चों आंसर है डी। बात क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कम से कम 7-8 पॉइंट क्लियर हो गए। कहने को तो एक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बच्चों पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ए सॉल्यूशन। देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट फॉर सॉल्यूशन। ए ऑप्शन क्या है बच्चों, देखिए ए ऑप्शन क्या है, ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज ए होमोजीनियस मिक्सचर। हम लिखते हैं ए सॉल्यूशन
is always is a homogeneous मिक्सचर। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, दूसरा है द सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, द सोल्यूट particle in solution, the solute particle in solution have size less than 10 एंगस्ट्रॉम, लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। सी, देखिए सी ऑप्शन है, ब्रास कैन नॉट बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। देखिए ब्रास कैन नॉट बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। और डी ऑप्शन है बच्चों, डी कहता है ए आयोनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर। देखिए ए आयोनिक कंपाउंड डिजोल्व in water if the hydration energy is greater than, if the hydration energy greater than lattice energy, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं है। ध्यान देंगे, पहला है ऑप्शन ए सॉल्यूशन इज। देखिए इस बार 2023 में ऐसा ही पेपर आया था नीट का, ज्यादातर क्वेश्चन सारे इफ एंड बट वाले थे, तो यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाते, सभी ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। कैसे, वो कहता है ए सॉल्यूशन इज ए ऑलवेज ए होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए सॉल्यूशन तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है, हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज। तो मेरी बात को कोड करिएगा, वहां पे देखिएगा तो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जैसे वाटर में आपने अल्कोहल डिसॉल्व कर दिया, अल्कोहल मिक्स कर दिया, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि अल्कोहल उसमें कौन सा है, वाटर कौन सा है, उसमें एक सिंगल लेयर बन जाती है, उसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन इज ऑलवेज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन, द सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन हैव साइज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। देखिए 10 एंगस्ट्रॉम क्या है बेटा, वैसे एक एंगस्ट्रॉम तो होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, लेकिन यहां तो 10 एंगस्ट्रॉम हो गया, तो 10 एंगस्ट्रॉम कितना हो गया बच्चों, 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, और 10 की पावर माइनस के 9 मीटर क्या होता है 1 नैनोमीटर। ये पहला क्वेश्चन अभी जो थोड़ी देर पहले कराया था वही तो था, तो ये तो करेक्ट है कि सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। 10 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की पावर माइनस के 9 मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर। क्लियर, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब देखिए फिर आता है ए आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये वाटर है, वाटर में मुझे कोई आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व करना है, H2O है, आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व, आयोनिक क्या, आपने NaCl ले लिया जो Na पॉजिटिव और Cl माइनस में आयोनाइज हो जाता है। ये कब आयोनाइज होगा, वो कहता है आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर इफ हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि जो इसकी एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी इससे की लैटिस एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी वो होती है तो जो किसी कंपाउंड को उसके अपने आयनों में ब्रेक करने के लिए जरूरी होती है। तो ये इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए इसकी लैटिस एनर्जी से, तब कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। हमने आपको
हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ाई थी। लैटिस एनर्जी पढ़ाई थी वैलेंसी वाले चैप्टर में और हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाई थी आपको थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में। अब देखिए इसको, ये आंसर ठीक है, ब्रास कैन नॉट बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ब्रास को जो है वो क्या होता है, ब्रास इसे मिक्सचर होता है। क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है Sn प्लस Cu का। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट सॉल्यूशन। ब्रास कैन नॉट बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ब्रास को जो होता है उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहते। ब्रास कैन नॉट बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ब्रास इज ए मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर होता है बच्चों, एक मिक्स्ड एलिमेंट्स होता है Cu प्लस Sn से मिलकर बनता है। बात क्लियर, ये था सी ऑप्शन इसका, बाकी सब करेक्ट थे, यही इनकरेक्ट था। चलिए बच्चों एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, आपके बहुत फायदे के क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन मिलते हैं। मैं थोड़े से आपको हायर लेवल के क्वेश्चन ही करा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन तो आप इजीली ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बेटा, ये आपको बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन पेपर में आए हुए नीट IIT के, और जिनके आने की संभावना वही आपको कराए जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा CuSO4 into 5H2O is A। बेटा क्वेश्चन है CuSO4 into 5H2O is A। ए ऑप्शन है क्या है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ध्यान से समझते जाइएगा आप। बी ऑप्शन क्या है बेटा, बी ऑप्शन है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए, सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड और सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए सॉलिड। इसका उल्टा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए सॉलिड। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी में से निकल के आते हैं। सी है साल्ट ओनली एंड कैन नॉट बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ये कहता है साल्ट है, साल्ट ओनली एंड कैन नॉट बी कॉल्ड, कैन नॉट बी कॉल्ड सॉल्यूशन, कैन नॉट बी कॉल्ड सॉल्यूशन। डी ऑप्शन देखिएगा, एन आयोनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर, एन क्या बेटा, नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कॉपर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कॉपर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कॉपर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कॉपर विद वाटर मॉलिक्यूल, विद वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज लिगेंड। क्वेश्चन क्या था, CuSO4 into 5H2O is, CuSO4 into 5H2O is कैसे बेटा, देखिएगा ये कंपाउंड है क्या, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर दो, क्या ऐसा है ये, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, ठीक है, ये सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, क्या ये बनता है, देखते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, अगर हम लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करें, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करें तो तब ये कंपाउंड बन रहा है। आंसर इसका ये होगा, बताता हूं क्यों बच्चों, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए सॉलिड, देखिएगा हमारे पास सिंपल कॉपर सल्फेट है, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। अब इस कॉपर सल्फेट में, इस सॉलिड में हमें वाटर डालना पड़ेगा। पहले हम 1 मॉलिक्यूल वाटर डालते हैं, फिर 2 मॉलिक्यूल वाटर डालते हैं, फिर 3 मॉलिक्यूलर वाटर डालते हैं, फिर 5 मॉलिक्यूल वाटर डालते हैं, तो ये कहलाता है, ये बन जाता है बच्चों क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल, नाम ध्यान कहीं कॉपी पे लिख लेना, इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट कहेंगे या ब्लू विट्रॉल कहेंगे। और कोई भी कंपाउंड, याद रखना, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कोई भी कंपाउंड क्रिस्टलाइन कब होता है, जब लिक्विड को, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड,
सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए सॉलिड, जब हम सॉलिड में लिक्विड को डिसॉल्व करते हैं, जब कंपाउंड क्रिस्टलाइन बनता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों। अच्छा, साल्ट ओनली एंड कैन नॉट बी कॉल्ड सॉल्यूशन, साल्ट तो ये है नहीं, क्योंकि साल्ट तो केवल यहां तक होता है, साल्ट तो केवल यहां तक होता और साल्ट है नहीं ये, और कैन नॉट बी कॉल्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो है बेटा ये, क्योंकि सॉल्यूशन बनाया है हमने डिसॉल्व करने के बाद, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन बना है। क्लियर? तो आंसर है इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से नोट करते रहिएगा, आप समझते रहिएगा। आपका फिर आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा इसके बाद, तो फिर आप वो टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, अपनी रैंकिंग देखिएगा आप लोग कितना स्कोरिंग कर पाते हैं, धीरे धीरे आप लोग सब सीख जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन बेटा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म, देखिएगा विच ऑफ द following, which of the following concentration term, which of the following concentration term is independent of temperature, is independent of temperature। क्लियर? ए ऑप्शन क्या है बच्चों? ए ऑप्शन है मेरे पास मोलैलिटी ओनली। क्या बच्चों? मोलैलिटी ओनली। बी ऑप्शन क्या है मेरे पास बेटा? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सी ऑप्शन क्या है मेरे पास? सी है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और डी ऑप्शन देखिएगा हमारे पास, डी ऑप्शन है बच्चों मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। और मेरे ख्याल से इसने ई ऑप्शन भी दे दिया, इसमें मोलैरिटी ओनली, ई भी दे दिया मोलैरिटी ओनली। ये बच्चों क्वेश्चन नीट 2021 का एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने लेक्चर सेकंड में शायद ये डिस्कस भी किया था कि विच टर्म इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कैसे निकालते हैं हम। देखिए हमारे पास एक हमने आपको पढ़ाई थी स्ट्रेंथ, एक पढ़ाई थी मोलैरिटी, एक पढ़ाई थी स्ट्रेंथ, एक नॉर्मेलिटी, एक मोलैरिटी, एक मोलैलिटी। इसमें भी नीचे वॉल्यूम आया था, इसमें भी नीचे वॉल्यूम आया, इसमें भी नीचे वॉल्यूम आया, लेकिन इसमें नीचे वॉल्यूम नहीं आया था, मास ऑफ सॉल्वेंट आया था बच्चों। और आपने एक इक्वेशन पढ़ी है 9th क्लास में, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, जहां से V प्रोपोर्शनल किसके होता है? T के होता है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो S भी डिक्रीज होगा, N भी डिक्रीज होगा और M भी डिक्रीज होगा, और इस पर मोलैलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मोलैलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एक ऑप्शन तो हमें ये मिल गया। दूसरा एक चीज और चेक कर लेते हैं, इसमें मोल फ्रैक्शन भी आ रहा है बेटा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जब हमने आपको मोल फ्रैक्शन, चलो सोल्यूट का निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर भी बेटा मोल है और नीचे भी मोल है, तो कहीं इसमें कोई वॉल्यूम टर्म तो नहीं आई। जब वॉल्यूम नहीं आया तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? कौन सी टर्म टेम्परेचर पर से इंडिपेंडेंट होती है? एक मोलैलिटी एंड बच्चे इसी पे निशान लगा देंगे, ऐसा नहीं है, मोलैलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता और मोल फ्रैक्शन पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, बाकी तो सब पर इफेक्ट होता है। बात क्लियर? तो ऑप्शन है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपका फर्ज बनता है तो इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो आप लोगों को आगे नई नई वीडियो मिलती जाएंगी। तो चलिए ध्यान से बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट?
सुनिए ध्यान से, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज अफेक्टेड बाय, इज अफेक्टेड, इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ए ऑप्शन देखिए बच्चों, क्या देखिए, ए ऑप्शन देखें, वो कहता है मोलरिटी, क्या बेटा, मोलरिटी, मोलरिटी उसने बी ऑप्शन बोला, बी में कहा उसने मोलैलिटी, 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 और सी बोलता है मोल फ्रैक्शन, क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन, और डी बोलता है ये क्या, वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन। तो जरा बोर्ड पे ध्यान दें आप लोग, अभी पढ़ाया था आपको, मोलैलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं टेम्परेचर का, मोल फ्रैक्शन पर कोई नहीं, वेट फ्रैक्शन पर भी नहीं होता। वेट फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन एक ही बात है, वेट फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन एक ही बात है। मैंने पढ़ाया था आपको, मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट इस पर होगा, क्यों कि मोलैरिटी, मोलैरिटी देखिए ये रहा मोलैरिटी बेटा, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी पर भी इफेक्ट आएगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, बात क्लियर। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लाजवाब क्वेश्चन है, इस बार पेपर में आने के चांसेस हैं इसके बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। आज के लेक्चर का, आज की वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, यूनिक क्वेश्चन से आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर एट विच, क्वेश्चन है बेटा, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू इट्स मोलैरिटी, इज इक्वल टू इट्स मोलैलिटी, मोलैलिटी। ए ऑप्शन है आपका बेटा, समझिए ध्यान से, ए ऑप्शन है मेरे पास 273 केल्विन, 273 केल्विन, बी ऑप्शन है 277 केल्विन, सी ऑप्शन है 298 केल्विन, 298 केल्विन, और डी ऑप्शन है नन, यानी कि कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है बेटा। वो कहता है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। वो कहता है द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच ऑफ मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू इट्स मोलैलिटी। इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है बेटा। क्या, सुनिए कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर प्योर वाटर की मोलैरिटी, जिस पर प्योर वाटर की मोलैलिटी के इक्वल हो जाती है, मोलैलिटी के इक्वल हो जाती है। बताता हूं बेटा कौन से पर हो जाती है, उस पर हो जाती है, ये डेंसिटी पर डिपेंड करती है। किस पर बेटा, डेंसिटी पर। हम कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, क्या बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 क्यूबिक ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड होती है ये, 1000 ग्राम क्यूबिक पर सेंटीमीटर होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करूं तो प्लस 273, ये आ गया 277 केल्विन। तो बेटा 277 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, तो 277 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी आ सकता था 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर की, किसकी बेटा, प्योर वाटर की मोलैलिटी एंड मोलैरिटी इक्वल होती है, बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी 1000 ग्राम क्यूबिक पर सेंटीमीटर हो जाती है। और आपको एक बात बताऊं, प्योर वाटर की जो मोलैरिटी होती है,
ठीक है, वो 55.5 आती है, स्टैंडर्ड होती है। आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आता है तो इसको ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।